नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के रायडी में किसान समूह से किया संवाद। भारत सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। किसानों से किया ऑर्गेनिक खेती और बहुफसली उन्नत खेती करने का आह्वान। झारखंड के बुंडू में एमएसएमई मंत्रालय की सुपुर्दी स्कीम के अंतर्गत बुंडू बम्बू क्लस्टर का आयोजन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया क्लस्टर का दौरा। लेजर मशीन से कारीगरों द्वारा की गई फनकारी का लिया जायजा। मेघालय में 5 से 13 अप्रैल तक होगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन। राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से आयोजित करेगा कार्यक्रम। किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। शांति के लिए जल का लाभ उठाना थीम के साथ लोगों को जल के महत्व के प्रति किया जा रहा है जागरूक। सभी को मिले सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल इस दिन का उद्देश्य। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को तमाड़ विधानसभा के रायडी में किसान समूह से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों को भारत सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैंने इस क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाइयों से ऑर्गेनिक खेती और बहुफसली उन्नत खेती करने का आह्वान किया है। ऑर्गेनिक या जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संक्षेपित उर्वरकों एवं संक्षेपित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफी बढ़ गया है। गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के बुंडू का दौरा किया। यहां एमएसएमई मंत्रालय की सुपुर्दी स्कीम के अंतर्गत बुंडू बम्बू क्लस्टर का आयोजन भी किया गया था। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिल्पकारों से मुलाकात की, जहां बांस के पोल्स को स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त आधुनिक मशीन के उपयोग तथा हाथ से बांस शिल्पकारों द्वारा विभिन्न उत्पादों को तैयार किया जा रहा था। लेजर मशीन से कारीगरों द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजाइन कर एम्बोस करने का कार्य भी यहां पर किया जाता है। स्फूर्ति योजना का आरंभ भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बांस, खादी तथा शहर जैसे ग्रामीण एमएसएमई उद्योग से जुड़े कारीगरों की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत कारीगरों को ट्रेनिंग भी प्रदान की जा रही है। और मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन करेगा। स्ट्रॉबेरी एक मीठा और रसीला फल है जो अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के बागवानी विभाग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। राज्य में स्ट्रॉबेरी की फसल रोपण का मौसम शुरू हो चुका है। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यों को बढ़ावा देने से उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। विश्वविद्यालय में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को कौशल दक्षता के साथ आत्मनिर्भर बनाने के साथ नवीन कृषि तकनीक से जोड़कर किसानों को उद्यमशील बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक से। राजधानी नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में कई तरह के इश्यूज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों की तरक्की के विकल्प कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर चिंता मनन हुआ है और साथ ही साथ आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए CSR फंडिंग की भी बात की गई है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक। सर, ये जो सम्मेलन हुआ है उसकी सार्थकता क्या है? इस पूरे सम्मेलन की सार्थकता ये है कि ये सम्मेलन हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कृषि के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो
जो हमारे किसान हैं उन सब के आर्थिक उन्नयन के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए, विद्यार्थियों के एकेडमिक उन्नयन के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जो मुख्य आकर्षण इसमें है वो ये है कि किस तरह से आप स्किल डेवलपमेंट छात्रों में करते हैं और किस तरह से आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अन्य विधाओं में भी अपने को महारत हासिल कर सकें और किस तरह से वो अलग अलग जो हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एक साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट का भी कोर्स ले सकता है और किस तरह से वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक से जो है ACB के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये इस तरह की सारी बातें चल रही हैं। साथ में ये बात चल रही है कि कृषि को किस तरह से परिवर्तित करें, किस तरह से हम लोग विविधीकरण करें कृषि का, किस तरह से हम लोग मशरूम उगा करके किसानों की आय को बढ़ाएं, कैसे हम बी कीपिंग करें, कैसे हम गोटरी करें, कैसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री करें, कैसे हम सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान दें, कैसे हम प्लास्टिक कल्चर का प्रयोग करें पूरे एग्रीकल्चर में जिससे कि वीड्स को कंट्रोल किया जा सके और किस तरह से हम जहाँ खेती में पानी की दिक्कत है, जैसे राजस्थान में है पानी की बहुत दिक्कत है, तो वहाँ पर किन फसलों की हम खेती करें। तो आप लोगों को सबको पता है कि पिछला जो साल था वो मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया और मिलेट्स को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग कहते हैं ये क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है। राजस्थान में जो दक्षिणी साउथ राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पानी की उतनी कमी नहीं है जितना राजस्थान में पानी की कमी आप समझते हैं। जैसे उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है, या बांसवाड़ा की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, या डूंगरपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पर सारी व्यवस्था पानी की है। तो वहाँ पर अन्य जो फसल हैं, विशेष रूप से जो फल हैं और बांसवाड़ा का आम तो जग प्रसिद्ध है। और इसी तरीके से बांसवाड़ा में आप जानकर ताजुब आपको होगा कि मक्के की 3 फसलें लेते हैं। रबी और खरीफ तो लेते ही थे, अब जायद में भी वो लेने लगे और मैंने तो उनको कहा कि अब आप ये सब को छोड़िए और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइए और मक्के में आप 3 तरह से मक्का लीजिए। एक तो आप सामान्य मक्का जो लेते हैं वो लीजिए और एक आप बेबी कॉर्न लीजिए, उसकी मार्केट आपको करवाते हैं, और तीसरा आप जो अमेरिकन कॉर्न है जो जिसके कि जो मीठा होता है और जिसको उबाल के खाते हैं, जो भून के खाते हैं, तो उसका जो जिस समय वो तोड़ा जाता है उस समय पौधा हरा होता है। तो वो जो हरा पौधा होता है वो हमारी गाय भैंसों के लिए चारे का भी काम करता है। और साथ में मैंने उनको ये कहा कि आप पॉपकॉर्न के लिए जो मक्का प्रयोग होती है उसका भी उत्पादन करें और वो सीधे पूरा का पूरा भुट्टा बिक जाता है, उसके लिए आपको दाने निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने दाने निकालने की भी एक मशीन तैयार की है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने असातीत काम किया है। हम लोगों ने धान की पराली से बायोचार बनाया है जो कार्बन को बढ़ाता है और इसे पैरोलिसिस करके इस विधा को हमने पेटेंट भी किया और इसकी मशीन भी बनाई है। इस तरह से हमने 1 वर्ष में 13 पेटेंट किए हैं। तो ये थे महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटका, जिनका मानना है कि ICAR के वाइस चांसलर और निदेशकों की जो सम्मेलन हुआ है उसमें एक और जहाँ कृषि में एजुकेशनल स्किल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्र में उन्नयन कर किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे सगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और बेंगलुरु में पानी के संकट को देखते हुए जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने शहर के 5 स्टार होटलों और रिजॉर्ट में होली समारोह के दौरान रेन डांस और वाटर पूल होली पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बोर्ड ने न केवल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है बल्कि जल ऑडिट भी करने का ऐलान किया और ऐसे प्रतिष्ठानों को पानी की आपूर्ति कम कर दी जाएगी। बोर्ड ने लोगों को पानी बचाने के उपाय के रूप में एरेटर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का भी सुझाव दिया है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष राम प्रसाद मनोहर ने दूरदर्शन से बात करते हुए आश्वासन दिया है कि जल संकट 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। बात करते हैं जल मंडली के चेयरमैन राम प्रसाद मनोहर जी से। आपने होली को लेकर भी कुछ लोगों को एडवाइस किया है कर्नाटक में, क्या एडवाइस? नहीं, होली तो बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारा इंडिया में, वो रिलीजियस फेस्टिवल है, वो हम मानता हूँ। उसका हम धार्मिक से हम हमारा कल्चरल से हम ज़्यादा जुड़े होना चाहिए। उसी के लिए हम घर पे
और आपका कम्युनिटी एरिया पे, आपका सोसाइटी में सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी हमारा निषेध नहीं है। फिर भी वो चीज़ के लिए लोग वो रेन डांस, पूल डांस करके वो कमर्शियल एक्सप्लॉइट करता है। फिर उनके लिए हम बोलता हूँ आपको चाहिए तो कमर्शियल एक्टिविटी आप ट्रीटेड वाटर से करवा दीजिए। हमारा पानी का पीने का पानी और अंदर जल से कुछ नहीं करना पड़ता है, आप ट्रीटेड वाटर यूज़ कीजिए। तो मानेंगे लोग, मानेंगे ये लोग? बिल्कुल मानना पड़ता है, क्योंकि अभी सिचुएशन यही है। हमारा पानी का पीने का पानी है, वो हर ड्रॉप बहुत जरूरी है। उस पर कोई फाइन लगेगा अगर पकड़े गए लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? उसका वजन से पानी वेस्ट किया तो उनको हम 5,000 रुपीज़ फाइन डाल सकता है। सेकंड चीज़ है, उनके लिए हम वाटर ऑडिट करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी है आज का संदर्भ में वेस्ट कर रहा है, मतलब उनके पास ज़्यादा पानी है, वो बोरवेल भी हो और कावेरी वाटर भी हो, वो पानी का हम थोड़ा कट करना पड़ता है। इसी कारण से थोड़ा हम कठिन मैसेज उनको डालना पड़ता है, इसी का कारण नहीं करना पड़ता है। तो सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगा? जुलाई के महीने तक आपने आश्वासन दिया? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आजकल सिचुएशन स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि आप भी चेक कर सकते हैं, रियलिटी चेक कर सकते हैं। कुछ एरिया में थोड़ा आपका बेंगलुरु मानते हैं वो कि अप एंड डाउन एरिया है, तो अप एरिया में प्रेशर नहीं रखेगा, उनको थोड़ा दिक्कत होता है। उनको हम टैंकर में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 110 विलेजेस में क्या हो रहा है, वो बोरवेल का ऊपर बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है, उनको दिक्कत है। उनके लिए हम ज़्यादा का पानी हम हमारा सोर्स से हम देता रहता हूँ, इसी कारण से थोड़ा कम हो गया। फिर भी और 15 दिन से 1 महीने के अंदर पूरा सिचुएशन अच्छा हो सकता है। कैमरामैन मुनी कृष्णा के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर। भारत आस्थावान लोगों का देश है और यहाँ मानिए कई आस्थाओं में एक पवित्र नदियों में स्नान भी है। कुछ समय पहले तक भारत की पवित्रतम और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शिप्रा नदी का दूषित और गंदा पानी श्रद्धालुओं को निराश कर रहा था। ज्यादातर मौकों पर नदी में पानी की कीचड़ युक्त या गंदगी से भरा होना निराशाजनक था। शिप्रा का स्वच्छ और प्रवाहमान के लिए उसकी 8 सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ दी है और श्रम दान दे रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा संरक्षण अभियान के तहत शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए शिप्रा नदी की सहायक 22 नदियों का गहरीकरण किया जा रहा है। इन नदियों के गहरीकरण के लिए उज्जैन शहर और आसपास के ग्रामीण, किसान, समाजसेवी संस्थाएं और स्कूल के बच्चे भी श्रमदान कर अपना सहयोग दे रहे हैं। उज्जैन में बीते 2 वर्षों से जन सहभागिता से ये महा अभियान चलाया जा रहा है और इसका सुखद परिणाम अब हमारे सामने है। शिप्रा नदी की मुख्य सहायक नदी आज पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है और आंशिक प्रवाहमान भी है। शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान विगत 2 वर्षों चलाया जा रहा है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, ये माँ चंद्रभागा नदी है, जो शिप्रा की सहायक नदी है, जिस पर विगत 2 सालों से यहाँ काम किया गया जन सहयोग से आसपास के किसानों को लेकर, और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। शिप्रा नदी को सतत प्रवाहमान बनाने के लिए इसमें मिलने वाली 22 सहायक नदियों को चिन्हित किया गया है। इनका गहरीकरण किया जा रहा है। पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे स्टॉप, डैम और अन्य जल संरचनाएं और पौधारोपण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सारी नदियों को जोड़ने का जो अति महत्वाकांक्षी उनकी जो योजना थी, उस योजना के आधार पे ही शिप्रा के पुनः प्रवाहमान बनाने का जो ये कार्यक्रम है चलाया गया। पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है शिप्रा संवर्धन एवं संरक्षण अभियान के तहत। शिप्रा मोक्षदायिनी है। यहाँ पर हर वर्ष सिंहस्थ का आयोजन होता है। महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के कारण हजारों लाखों श्रद्धालु नियमित रूप से यहाँ आते हैं। उनको साफ और स्वच्छ पानी मिले और शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। अगर ये अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 4-5 साल में शिप्रा पानी से लबालब भरी होगी। निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए बड़ी संख्या में जन भागीदारी देखने को मिली है और इस जन भागीदारी ने इसे एक अभियान का रूप दे दिया है।
इस अभियान से आसपास रहने वाले सभी लोग जुड़े हैं। हजारों की संख्या में किसान जिनके खेत हैं, उन्होंने सहयोग किया है। शहरी क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया और सबके सामूहिक प्रयासों का नतीजा सकारात्मक सामने आ रहा है। ये जल संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण है जो आज हम सबके सामने है। आसपास के किसानों को सिंचाई के साधन बढ़े हैं, कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, ट्यूबवेल का वाटर लेवल बढ़ा है और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। लगातार 2 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। दोनों किनारों पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 10,000 लोगों ने यहाँ पर स्वेच्छा से श्रमदान किया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर साल 22 मार्च को वैश्विक स्तर पर जल दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत 1993 में हुई थी। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसी दिन विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। तब से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। वहीं वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। प्रतिवर्ष जल दिवस की एक खास थीम निर्धारित की जाती है। इस वर्ष विश्व जल दिवस 2024 की थीम शांति के लिए जल का लाभ उठाना है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज तो कुछ में स्थिर रहे। नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 मार्च को टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 21 मार्च को 500 रुपए टूटकर 1000 रुपए पर आ गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 20 मार्च को टमाटर का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 21 मार्च को 200 रुपए गिरकर 2300 रुपए पर हो गया। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 मार्च को टमाटर का भाव 1300 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 21 मार्च को टमाटर का भाव 50 रुपए बढ़कर 2150 रुपए से 2200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 20 मार्च को टमाटर का भाव 2040 रुपए था। 21 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 2030 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में भाव में तेजी रही और कुछ में स्थिर भाव पर हुआ कारोबार। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 4620 रुपए, जो कि 21 मार्च को 65 रुपए टूटकर 4555 रुपए हो गया। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में भी सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 20 मार्च को इसका भाव रहा 4625 रुपए, जो कि 21 मार्च को 25 रुपए लुढ़ककर 4600 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की आगर मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 4500 रुपए, जो कि 21 मार्च को 168 रुपए की मजबूती के बाद 4668 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 मार्च को सरसों का भाव 4550 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 5470 रुपए, जो कि 21 मार्च को 10 रुपए की नरमी के बाद 5460 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है।
रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126.96 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। उत्तर प्रदेश के किसान इस समय मक्का की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर ले। यहाँ काबुली चने की खेती कर रहे किसान इनकी समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही प्याज को बैंगनी धब्बा रोग के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क ले। यहाँ टमाटर और मिर्च में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर ले। उत्तर प्रदेश में आम को मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड छिड़क ले। उत्तर प्रदेश में आलू की पकी फसल की खुदाई कर ले और इसे अच्छे से भंडारित भी कर ले। यहाँ मटर में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए दवाओं का स्प्रे कर ले। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर ले। यहाँ इस समय भिंडी की भी बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के किसान लौकी, तुरई, कद्दू और खीरा की बुवाई जारी रखे। यहाँ मूंग और उड़द की बुवाई भी की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान ज्वार की बुवाई भी कर ले। मध्य प्रदेश के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर ले। यहाँ आम में मिली बग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क ले। मध्य प्रदेश में किसान करेला, भिंडी, तरबूज और खरबूज की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ संतरे के बागों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर ले। मध्य प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी के पौधों का रोपण इस समय में कर सकते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। ये सीटें तमिलनाडु की हैं। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है।
कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसरो ने आरएलवी लैंडिंग प्रयोग में एक और सफलता प्राप्त की है। इसरो के स्वदेशी स्पेस शटल को कर्नाटक के डिफेंस एयर स्पेस में लॉन्च किया गया। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में सीबीआई से जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली के एम्स में पहली बार 2 किडनी को एक साथ ट्रांसप्लांट किया गया है। 78 साल की एक ब्रेन डेड महिला की दोनों किडनी 51 साल की एक अन्य महिला में ट्रांसप्लांट की गई हैं। भारत सरकार ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत गुरुवार को 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाला गया। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। करीब 30 मजदूर मलबे में फंसे हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।